चलो अभी स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना कि हाँ सर स्क्रीन दिख रही है। यस सर। ओके ओके फाइन, चलो जल्दी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर मेनी एमसीक्यूज, आई थिंक 40-45 एमसीक्यूज है, हर एक अलग अलग टॉपिक से सब कुछ कवर किया हुआ है। चालू करूं, स्टार्ट करूं हाँ ना? सर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? वेयर परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब ये पेन के बारे में क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आएगा ही 100%। सो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि पेन कार्ड वाला जो भी पूरा सेक्शन दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 में, उसको अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, ठीक है? पेन should be quoted from the following given transaction, मतलब कहाँ कहाँ इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पर आपको पेन नंबर आपका डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Number 1 is purchase of bank drafts or pay orders or banker's check from the banking company, मतलब it is nothing but the banking transactions they are talking about। आपको पता ही है, आप अगर खाता खोलने भी जाते हो बैंक का, सेविंग्स या करंट, तो वहां पर आपका वो पेन मांगते हैं, राइट? एक्सेप्ट जनधन योजना स्कीम, except Jan Dhan Yojana scheme, they are asking right now pen is mandatory। Then sale or purchase of motor vehicles other than two wheel vehicle, मतलब अगर आप कार खरीदने जाते हो, ट्रक खरीदने जाते हो, आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हो, तो क्या वहां पर आपको पेन जरूरी है, ये पूछा है। फिर कैश पेमेंट ओवर 50,000 टू होटल और रेस्टोरेंट अगेंस्ट अ बिल, अभी हमको पता होगा, आपको पता होगा, कई कई आप बाहर गए होंगे होटल में रुकने के लिए, तो पहले ही वो लोग आपका आईडी प्रूफ मांग लेते हैं, सबसे पहले आपका पेन लाओ ऐसा बोलते हैं वो। तो यहाँ लॉजिकल आंसर बहुत ही, मुझे तो ऐसा लगता है आ जाना चाहिए आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा फिर भी। ABC। बोलो क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन। अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल है। वैसे तो प्रोविजन के बेसिस पे आंसर है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा भी होगा, बैंक कभी गए होंगे, होटल कभी गए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि वहां पर पेन कंपलसरीली देना पड़ता है। डी इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। फाइन, चलो नाउ सेकंड, loss of house property set off against other heads of income up to dash for assessment year 2021, मतलब ये बोल रहा है एचपी का अगर आपका लॉस है और आपको कहीं दूसरे हेड में, दूसरे हेड में मतलब कौन सा हेड हो गया? इंटर हेड हो गया, इंटर हेड, ठीक है? अगर आपको एचपी इंटर हेड एडजस्टमेंट करना है बेटा, तो कितने रुपए तक 2 आप lakhs। सेट ऑफ कर सकते 2 हो? lakhs। 2 lakhs का हो सकता अभी है। है ना, सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा बेटा, मैं सिर्फ 2-3 लोगों के लिए यहाँ सेशन कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। सब लोग अनम्यूट करके, अगर आता है आपको तो बोलना ही पड़ेगा। 20 दी आंसर, 2 lakhs बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर नंबर। स्क्रीनशॉट ले लूं इसका? हाँ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछने का नहीं, ले लेने का स्क्रीनशॉट। ओके सर। सर 1 मिनट। हाँ ओके सर, ले लिया जी, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. X has transferred the house property to Mr. Y। Mr. X Mr. Y को house property transfer कर रहा है। However, Mr. X has a right to revoke। revoke मतलब cancel, revoke मतलब क्या हो गया? cancel the transfer during the lifetime of Mr. Y। क्या हो रहा है यहाँ पर? ध्यान देना सब, X Y को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये जो प्रॉपर्टी जिस दस्तावेज पे ट्रांसफर कर रहा है वो रिवोकेबल है, मतलब एक बार ट्रांसफर कर तो दिया, फ्यूचर में वो वापस इसके पास से ले सकता है, ऐसे सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है। तो इन दिस केस ये जो इनकम जनरेट होगी प्रॉपर्टी की, वो किसके हाथ में क्लब होगी? इज इट वाई और एक्स? आंसर मिस्टर एक्स। देखो बेटा, अगर परमानेंट ट्रांसफर होता और नॉन रिवोकेबल होता तो फिर मिस्टर वाई आंसर आता, लेकिन यहाँ पर क्या लॉजिक दिया है? रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल, वो बीच में कभी भी कैंसिल हो सकता है, दैट मींस के वाई के नाम की परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? मिस्टर एक्स। क्लियर है? आगे बढ़ू? यस सर। ये क्वेश्चन था। नाउ फोर्थ, चूज द करेक्ट स्टेटस ऑफ पेन विद द नंबर दिस। आपको पेन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, एक्चुअली पेन नंबर इज रॉन्ग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज पेन के अंदर ही नंबर आ जाता है। तो मैं बोलूंगा आपको सिर्फ पेन दिया गया है, परमानेंट अकाउंट नंबर आप देख सकते हो। आप इसको देख के मुझे बताओ कि ये किसका पेन हो सकता है बेटा? कंपनी। लोकल। सो हाउ टू आइडेंटिफाई माय डियर स्टूडेंट्स?
इज देयर एनी लॉजिक टू आइडेंटिफाई? पेन को देखते हुए लेटर लेटर्स, और वो भी कौन सा लेटर? फोर्थ लेटर। लेटर हाँ लेटर बराबर है, बट फोर्थ लेटर बराबर। FASL, एल मतलब यहाँ पे लोकल अथॉरिटी, रेटिंग बी। बराबर। आगे, amongst which of the following is not a benefit of e-filing? अगर आप ऑनलाइन रिटर्न भरते हो तो इनमें से किसका, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेनिफिट नहीं है? नॉट बोला गया है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है, ध्यान रखना। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स कैन बी मॉनिटर्ड, पेपर वर्क डिक्रीजेस, एक्यूरेसी डज नॉट एंश्योर्ड, एंड द नेक्स्ट इज A, B and C। कौन सा बेनिफिट नहीं है? सर सी। सी विल बी द आंसर। सी। किसी ने बोला A और C, ये तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है अपने पास बेटा। ऐसा तो इधर A और C तो ऑप्शन ही कहाँ है हमारे पास? सर सी आएगा। Accuracy C will does be not the answer ensure. guys, Sir. because see when you are filing online, तो अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो कंप्यूटर आपको बता देगा कि आपकी ये गलती है। लाइक अगर मैं ITR 1 भरने गया और मेरी टोटल इनकम 60 lakhs हो जाती है, तो क्या मैं ITR 1 भर पाऊंगा? नहीं भर पाऊंगा। कंप्यूटर सिस्टम मुझे मना कर देगी कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा सर। मतलब ऑनलाइन भरने से एक्यूरेसी तो बढ़ गई, तो इसीलिए ये जो है सी, ये बिल्कुल झूठ है, इसलिए मैंने ये टिक किया। एक्यूरेसी मेंटेन होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमको नॉट लिखा हुआ है सी यहाँ पर। गेटिंग माय पॉइंट? सो सी विल बी द आंसर। आगे बढ़ूं? Yes sir. चलो 6th, as per section 16(1)(a) of Income Tax Act 1961, dash standard deduction is available from the salary for assessment. 50,000. 50,000 Okay, 50,000. 50. Very good. 50,000. हाँ भाई, चलो 7th, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, द फोर्थ कैरेक्टर ऑफ द पेन रिप्रेजेंट्स द स्टेटस ऑफ द पेन होल्डर। क्या आपको ये सही लग रहा है? Yes sir. Yes, अब sir. हमने चौथा L देखा, लोकल अथॉरिटी वाला, तो ये ट्रू है। चलो आगे, स्टेटमेंट नंबर 2, द फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ पेन represents the first alphabet of pen holder's last name, that is surname। क्या ये आपको सही लग रहा है? Yes. जी हाँ, Yes. ये भी सही है, दोनों सही है। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, जैसे ही खत्म हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Yes sir, ले लास्ट लिया। ईयर एग्जाम में ये पूछा गया था, लास्ट ईयर के एग्जाम में मार्च 2020 में। चलो आगे बढ़ता हूँ। ITR 1 and ITR 4 is also known as dash and dash। कल ही सहजन इसके बारे सुगम। में बात हुई थी। बी ITR 1 जो है वो सहज वो सहज है, और सुगम। और और ITR सुगम। 4 जो है वो सुगम है। बी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सहज एंड सुगम, बी विल बी द आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139AA। अच्छा, ये 139AA ये पैन कार्ड का सेक्शन नहीं है बेटा, वो 49AA था। 49A एंड 49AA वो फॉर्म अलग है। 139AA इज एक्चुअली आधार रिलेटेड। आधार लिंकिंग करना पड़ता है, पेन के साथ आधार को लिंक करना पड़ता है। ये 139AA वाला सेक्शन जब आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 1 में आपको पता चलेगा। कोटिंग ऑफ आधार इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपको ना कई जगह पर आधार नंबर कंपलसरीली देने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट बोलती है आपको आधार नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। लाइक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे भी आपको आधार नंबर देना ही पड़ेगा। सो नाउ टेल मी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस you are not required to quote Aadhaar number? If you are residing in the states like Assam, Jammu and Kashmir, Meghalaya, these are again special states, अलग लॉ बनते हैं इसके लिए। नॉन रेसिडेंट्स एज पर इनकम टैक्स, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं है तो कहां से उसका आधार कार्ड आएगा और कहां से कोट करने का जरूरी होगा। एंड लास्ट इज A, B and C। बोलो क्या आंसर आएगा?
A, B and C. Answer is D. Remember, this is again very important from unit number 1. आपको 139AA वाला provision पढ़ना पड़ेगा from unit number 1. बराबर है? बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Fine. चलो next. Which of the following makes an assessee not eligible? सारे क्वेश्चंस यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस यूज किए गए हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो कब कोई ITR 1 फाइल नहीं कर सकता. ऑप्शन नंबर 1, लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000, income All of from this. more than one house property, and all of All the of this. All All of of this. this. answer is all of the above. मतलब तीनों कैटेगरी के अंदर आप ITR 1 नहीं भर सकते. You have to go for ITR 2. और अगर आपका बिजनेस है तो ITR 3. Next, now this is your task. I am not going to solve this. I'm sorry. You have to do right now. Question number 12 is your practice question. करो चलो जल्दी फटाफट. Net income of Mr. Bahubali is 5,14,000. 5,14,000 उसकी नेट इनकम है बेटा, सब डिडक्शन माइनस करने के बाद. ठीक है, उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके मुझे दो. लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे. मैं चाहता हूँ इस बार आप सॉल्व करें. चलो जल्दी. 5,14,000 पे कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे आप? Beta, do you know the limits? 0 to 2.5, 0%, no tax. 2.5 to 5, 5%. 2.5, sorry. 5 to 10. I'm sorry, 5 to 10 आएगा. 5 to 10 lakhs, 20%. And greater than 10 lakhs, 30%. Remember, after finding out the tax, you have to add cess, which is 4% of tax. And then you will find out the total tax liability. You can round off beta. आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 1-2 रुपया इधर उधर. Anyone ready with the answer? Sir, A 15,300. 15,300 आ रहा है. अच्छा, आपने सेस ऐड किया 4%. सेस ऐड किया. अभी किसने बोला ए? किसने बोला? जानवी, आपने ए बोला अभी? नहीं. तो जिन्होंने ए आंसर दिया है, क्या मैं पूछ रहा हूं आपने सेस ऐड किया 4%? सी. कोई प्रॉब्लम. सी आंसर आ रहा है पक्का? एक बार चेक कर लेते हैं. चलो वेट, लेट मी चेक. कितना था नेट इनकम? 5,14,000. 5,14,000 था. तो अगर हम यहाँ पे देखें 0 to 2.5, उस पे तो 0% है, लेकिन हम इस स्लैब में फॉल नहीं हो रहे. 2.5 to 5 वाला जो पूरा स्लैब है जिसपे 5% टैक्स लगता है, ये स्लैब हमने पूरा क्रॉस कर लिया है बेटा. तो इसका जो डिफरेंस होगा 2.5 एंड 5 का, मतलब 2.5 लाख का जो डिफरेंस होगा, मैं डिफरेंस ले रहा हूँ. ठीक है, ये 2.5 और ये 2.5 सेम नहीं है, मैंने डिफरेंस लिया है यहाँ पर. ये पूरे स्लैब का जो भी डिफरेंस है 5 लाख माइनस 2.5 लाख, दैट कम्स 2.5 लाख. उसका 5% पूरा 12,500 रुपया आएगा. एक बार चेक कर लेना, 12,500. फिर 5 से 10 वाले के अंदर हम फॉल होते हैं, लेकिन पूरा ये स्लैब हम खा नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 14,000 क्रॉस कर रहे हैं. देखो यहाँ पर 5 to 10 हमारा 5,14,000 है. 5 लाख तो हमने यहाँ तक कंसिडर कर लिया है. एक्स्ट्रा कितना बचा? 14,000. सो 14,000 का 20% लेना है यहाँ पर. What would be the answer? 14,000 का 20%. 2,800. इसको टोटल लगाओ, कितना आ रहा है?
15,300. 15,300 किसी का ये ए आंसर आ रहा था, लेकिन बेटा इसमें 4% और सेस ऐड करना पड़ेगा। 15,300 का 4%। 15,920. हाँ मतलब ये जो भी आ रहा है उसको ऐड करने के बाद 15,000 कितना आ रहा है? 912. Ignore this 2. 15,912. Ignore this 2. Round off कर दो. 15,910 will be the answer. 15,910. And you can see here on the screen. अभी हमने देखा C is the answer बेटा. 15,910. बराबर. चलो next. As per the clubbing provisions. क्लबिंग से क्वेश्चन पूछा है. As per the clubbing provisions, income from the asset transfer to spouse. Spouse मतलब हस्बैंड या वाइफ. हम लेते हैं हस्बैंड अगर वाइफ को की इनकम ट्रांसफर कर रहा है. The relationship, sorry asset ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकम नहीं, asset. The relationship of husband and wife should subsist मतलब exist both at the time of transfer of the asset and at the time when income is accrued. It means that the transfer of asset dash marriage is outside the scope of clubbing provision of Income Tax Act 1961. This is very confusing question. I can see your facial expressions. I can see your faces. मुझे पता चल रहा है कि सर इतना हैवी इंग्लिश तो हम लोग सर नहीं समझ पा रहे सर, कुछ थोड़ा इजी करके. तो इसका मतलब क्या है? देखो कि जब क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई कब होता है, सुनो. जब मैं असेट मेरी वाइफ को ट्रांसफर करता हूं ना, कोई भी लेट्स से बिल्डिंग है, मैंने मेरी बिल्डिंग मेरे वाइफ को ट्रांसफर करी, तो जब करी तब वो मेरी वाइफ होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है. और जब उस बिल्डिंग से इनकम जनरेट होगी, रेंटल इनकम, तब भी वो मेरी वाइफ होनी चाहिए. मेरी बात सुनो, पहले कुछ बीच में बोलना मत, पहले मुझे कंप्लीट करो तो मैं भूल जाऊंगा, पहले मैं बोलूंगा. मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं असेट ट्रांसफर करता हूं ना, जब मैं बिल्डिंग ट्रांसफर करता हूं ना, लॉ क्या बोल रहा है? असेट ट्रांसफर करने के टाइम पे आपकी वाइफ होनी चाहिए. और जब आप उस असेट को ट्रांसफर करते हो और फिर वहां से इनकम जनरेट होती है, तो जब इनकम जनरेट होती है तब भी आपकी वाइफ होनी चाहिए, तभी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से पढ़ो. इट मींस द ट्रांसफर ऑफ असेट डैश मैरिज इज आउटसाइड द स्कोप. क्या मैं बोल सकता हूं बिफोर मैरिज? Yes. मतलब अगर शादी से पहले मैंने बिल्डिंग ट्रांसफर करी, तो जब मैंने बिल्डिंग ट्रांसफर करी वो तो मेरी फियोंसी थी, वो मेरी वाइफ कहाँ थी? बराबर ना? समझे? आंसर आएगा डी बिफोर. ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको 2 बार सुन लेना यूट्यूब पे जाए, उसके बाद नहीं समझ में आया हो तो अभी टिक कर दो. डी बिफोर विल बी द आंसर. चलो ईवीसी का मतलब क्या है? अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो पता चला होगा. डी ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड. ईवीसी मतलब मैं अगर कंप्यूटर पे ऐसा क्लिक करूंगा, डू यू वांट टू फाइल रिटर्न विद ईवीसी, मैंने बोला यस, तो ईवीसी मोबाइल में आएगा. लाइक ऐसा कुछ आ सकता है FD 26134, कुछ भी नंबर जनरेट हो सकता है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड. इट इज लाइक OTP. इट इज लाइक OTP. चलो नेक्स्ट. From the following information, what will be the gross total income as per Income Tax Act 1961? ये आपके काम की चीज आई बेटा, पेन पेपर निकाल लो, लिखना चालू करो जल्दी. Loss from ordinary business 1, normal business, ordinary business, 70,000 का लॉस है. Business 1 70,000 का लॉस है. बहुत सॉल्व किए हैं बेटा सम, ठीक है, इसके बेसिस पर. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बिजनेस 2 से प्रॉफिट हो गया 60,000. ऑर्डिनरी बिजनेस 2 से हो गया प्रॉफिट 60,000. बोलो क्या मैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं. यस. तो बिजनेस 1 से मेरा लॉस आ रहा है 10,000. यस और नो? यस सर. सेट ऑफ करने के बाद फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीधा दे दिया है 1,40,000. चलो ठीक है, HP की इनकम हो गई 1,40,000. फाइन, हमको कोई इससे लेना देना नहीं है. आगे, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 5,000. स्पेक्यूलेटिव बिजनेस बेटा, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 5,000 का लॉस हो गया. मैं तो बोलूंगा अगर आपका स्पेक्यूलेटिव गेन है तो ही आप एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा.
याद है? हाँ हाँ सर। चलो आगे। सैलरी 2,20,000 है, सैलरी 2,20,000। अभी आपको एक रूल मालूम होगा कि बिजनेस का लॉस आप किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, सैलरी। सैलरी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ तो सेट ऑफ कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? ओके तो ये तो एडजस्ट हो सकता है ना, 10,000 एंड 1,40,000। तो बाहर निकल के आएगा 1,30,000, बोलो यस और नो? हाँ सर। चलो 1,30,000 आया। ये स्पेसिफाइड नहीं, सॉरी, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस जो है वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि हमारे पास उसका गेन नहीं है। और सैलरी 2,20,000, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। 2,20,000 और 1,30,000 को प्लस करो, 2,20,000 प्लस 1,30,000, 3,50,000। अभी ऑप्शन ढूंढो, मिल रहा है 3,50,000। हाँ। बी इज द आंसर सर जी। सर सैलरी में से 50,000 माइनस नहीं करने का, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी में से 50,000 हम माइनस करेंगे तो 3 लाख आंसर आएगा, और 3 लाख यहाँ पे हमारे पास आंसर अवेलेबल नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि इट इज नेट। ओके सर। ओके नाउ बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट छेड़ा है। मैं आपको पहले ही बता दूं क्या होगा एग्जाम में। दोनों तरीके से बेटा कैलकुलेट करो, बिकॉज ये लोग सीधा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, जहां से भी उठाने वाले, मेहनत नहीं करने वाले यूनिवर्सिटी वाले। बराबर, उनको पता ही नहीं है नेट है कि ग्रॉस है, उनको भी नहीं मालूम है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी नेट लेके किया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आंसर नहीं आता तो मैं सोचता कि मेरी गलती क्या है, फिर ये पॉइंट निकलता कि सर मैं 50,000 माइनस करूं उसके बाद देखूं। तो आप ट्रायल एंड एरर करो, आपको कोई एक आंसर तो मिलेगा, बट अगर तुम्हारा नसीब खराब होगा दोनों आंसर मिलेंगे। तब आपको क्या अज्यूम करके चलना पड़ेगा बेटा? ओके आपको नेट अज्यूम करके लेना है, प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसा करोगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। 16th, Mr. James, who is at the age of 62 years, not being citizen of India, okay, choose the form to be filled in fall allotment of PAN card by him. ये कुछ सेंटेंस में गड़बड़ है, बट कहना ये चाहता है 62 इयर्स का ये मिस्टर जेम्स है, वो एनआरआई पार्टी है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। ओके वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करे? सिंपल 49A। 49AA। जब मैं ऑफलाइन आता था, जब मैंने पढ़ाया था आपको, फॉर्म फिल करवाया था, याद करो मैंने बोला था 49AA आप साइड पे रख दो, सेम है लेकिन एनआरआई के लिए है, वो आपने रख दिया था। शायद अभी भी बैग में ही होगा, निकाला नहीं होगा। देख लो एक बार। बट सी विल बी द आंसर। 49AA पे लिखा रहता है एनआरआई, आप एक बार चेक कर लेना बेटा, आपके बैग में ही होगा, इधर उधर कहीं ऐसा वल गया होगा बैग में। चलो आगे। नाउ दिस इज नॉट इन द सिलेबस। 17th, इसको इग्नोर कर दो, टाइम लिमिट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 17th नॉट इन द सिलेबस, लेकिन अगर इसको सॉल्व ही करना है तो मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है 139(1) के हिसाब से जुलाई 31st, जुलाई 31st। चलो अभी कोविड की वजह से हर बार ये एक्सटेंड हो रहा है 2 साल से, लेकिन जनरल डेट इसकी जुलाई 31st होती है। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत दूर जाना है। चलो, डैश फॉर्म इज अवेलेबल फॉर द फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, AOP, BOI or any other person not being the individual or HUF or company to whom 1/3 ITR 7 is applicable। मतलब कौन सा फॉर्म इन शॉर्ट भरना है, AOP और BOI? आंसर इज ITR 5। आंसर इज ITR 5। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर्स? मैंने आपको एक नोट दिया है, जब मैं क्लबिंग पढ़ाता था, सेट ऑफ पढ़ाता था, कैरी फॉरवर्ड, तब मैंने आपको बोला था कि एक लिस्ट बना लो और आप देखो। हाँ 4 विल बी द आंसर। 4 years, yes, 4 years बेटा विल बी द आंसर।
मिला आपको? वो लिस्ट निकालो। हाँ सर मिल गया। चलो आगे। मिस प्रीति पटेल हैव दिस पेन MFZPP 1457X. In this pen, fourth letter P stands for dash. person, पर्सन person, प्रीति नहीं आएगा? इंडिविजुअल individual. इंडिविजुअल है। इन नहीं ये पी का प्रीति का पी नहीं है? नहीं वो तो नहीं सर, क्योंकि फोर्थ लेटर तो स्टेटस सिंबलाइज करता है। स्टेटस सिंबलाइज करता है। ओके, तो अभी क्या है स्टेटस? Individual. बोलो। देखो बेटा, इनकम टैक्स की डेफिनेशन में ना पर्सन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, AJP, बराबर, पार्टनरशिप फर्म। अभी अगर हम पर्सन बोल देंगे ना इसको, तो पर्सन तो कितने सारे हैं? पर्सन तो है, बट पर्सन के अंदर क्या? आंसर शुड बी, अगर आपको ऑप्शन में इंडिविजुअल दिया है तो यू हैव टू स्पेसिफिकली से कि प्रीति पटेल एक चलती फिरती इंसान है, कबीर सिंह की गर्लफ्रेंड। तो ए विल बी द आंसर, इंडिविजुअल। बराबर है, ए इंडिविजुअल विल बी द आंसर। बेटा देखो मैं बात बताऊं आपको, वैसे पर्सन ही है, लेकिन पर्सन के अंदर डिटेल्ड अपने को दिया है तो फिर इंडिविजुअल टिक करना है, इंडिविजुअल पे टिक कर देना। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप लोग? yes, जो नहीं ले रहे Yes, आपसे sir. ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, मैच द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको वो लिस्ट दिया है, आप वो निकालो और मुझे मैच करके बताओ कौन सा लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी के सामने दिया है 8 इयर्स। अच्छा, मैच द फॉलोइंग है। स्पेक्यूलेटिव, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, जस्ट चेक एंड कंफर्म हाउस प्रॉपर्टी। क्या आंसर आएगा हाउस प्रॉपर्टी के लिए? 8 years. 8 इयर्स, यस, हाउस प्रॉपर्टी के लिए 8 इयर्स बराबर है, तो 1 का आंसर आएगा ए। फाइन, चलो। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस के बारे में भी लिखाया था मैंने, 4 इयर्स, यस, तो 2 का बी। एंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD क्या लिखवाया था? अनलिमिटेड। तो ये सेम है, जो दिया है वैसा ही सेम साम सामने मैच हो रहा है। 3 का सी, तो ए, बी एंड सी ऑप्शन कौन सा आएगा? डी आएगा। 1A 2B 3C। प्लीज रेफर द लिस्ट। ये वहां से ही आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यू हैव टू क्रेम दैट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ITR-V या रोमन 5 एक्नॉलेजमेंट, कल ही बताया था मैंने, should be sent within how many days from the date of filing of ITR? 120. 120। वेरी गुड बेटा। एग्जाम क्वेश्चन 100%, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम डे पर मिलेगा, इसको मार्क कर लो, 3 स्टार क्वेश्चन। ITR-V से एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। आगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट डैश एज पर द प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस याद है, छोटा भाई बड़ा भाई वाली स्टोरी याद है? सी ऑप्शन। हाँ, वो स्टोरी क्या था? छोटे भाई को जब कोई मार के जाता है तो बड़ा भाई हेल्प करने आता है, लेकिन बड़े भाई को कोई मार के जाता है तो वो बेचारा अकेला ही मैनेज करता है। तो शॉर्ट टर्म भी आएगा, लॉन्ग टर्म भी आएगा, लॉन्ग टर्म में सिर्फ लॉन्ग टर्म। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। 26th, बोलो आपका जो पेपर है उसका फुल फॉर्म। ये तो आप ऑनलाइन, इनकम टैक्स रिटर्न। आपका ये क्या है पता है? देखो ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसीलिए आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है अगर नहीं पढ़ा होगा। बाकी पहले क्या होता था कि पेपर आता था बच्चों के पास, एग्जाम देने बैठे, ऊपर लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न, बराबर, और उसके अंदर ये क्वेश्चन कि फुल फॉर्म ऑफ ITR। तो पेपर के पहले ऊपर हेडिंग में ही उसका आंसर, फिर भी लोग गलत करके आते थे। मतलब सोचो आप, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो ये तो हद हो गई। मतलब आंसर क्या आएगा? इनकम टैक्स रिटर्न। आंसर सी, आंसर आएगा सी, इनकम टैक्स रिटर्न। चलो नेक्स्ट, कपिल शाह इज एम्प्लॉयड विथ ABC प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग ईयर 2000। कौन से साल में चला गया भाई? 2019-20। He has received salary
from ABC Private Limited 10 lakhs. 10 लाख रुपया उसकी क्या है, सैलरी है. During the year, he sold a house property on which he made capital gains. बेटा उसने कैपिटल गेन कमाया 1 लाख का, तो देखो यहाँ पे सैलरी है प्लस यहाँ पर कैपिटल गेन है. He is also having the brought forward loss. Okay, उसका HP का लॉस भी है from the earlier years. Which of the following ITR Kapil Shah will use to file his return for AY 2021? That is the question. ITR. बहुत सिंपल, बहुत ITR 3. सिंपल. कैसे ITR 3 बेटा, कैसे ITR 3? मैंने क्या बोला Carried था? forward losses आता अरे है सुनो, उसमें. पहले मुझे बोलने दो. ITR 3 जो है ना, ITR 3 उसमें बिजनेस होना चाहिए, इसमें कहाँ बिजनेस है? ITR 2 आएगा. ITR 2 आंसर ITR आएगा बेटा. ITR 3 में कंपलसरी बिजनेस होना ही चाहिए, नहीं तो वो आपको नहीं भरने देंगे. वो आपको बोलेंगे कि आपका बिजनेस का कॉलम तो खाली है. बराबर. तो ITR 2 विल बी द आंसर बिकॉज कैपिटल गेन है यहाँ पर, कैपिटल गेन है. चलो नेक्स्ट. Which of the following losses can be carried forward even if return of loss is not submitted on time? कहने का मतलब क्या है कि जब आपका लॉस होता है ना बेटा, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ना, तो आपको टाइम पे बेटा, टाइम पे मतलब वो डेट जो दी है वो डेट पे आपको भरना ही पड़ेगा. लेकिन ऐसा कोई लॉस है, अगर आपने लेट ITR भरा फिर भी आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा. आंसर विल बी 28A. आंसर विल बी A, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. याद कर लो, लर्न कर लो, लर्न इट बाय हार्ट कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, भले आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरा, लेट हो गए चलेगा. HP का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. नो नीड टू फाइल ITR ऑन टाइम, लेट भरो चलेगा. याद रहेगा, यू हैव टू लर्न दिस. भाई सब जाग रहे हैं ना, सब दूसरे सब कहाँ है, कोई आवाज नहीं कर रहे. हेलो, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. चलो Yes, ठीक है. sir. आगे 30. As per Income Tax Act 1961, the loss of specified business and speculation business can be carry forward for dash and dash years. वो लिस्ट निकालो और उस पे चेक करो. Specified business, I think it is infinity. Infinity. Yes, sir. And speculation business 4 साल होगा. So infinity and 4 years will be the answer. A will be the answer. Infinity and 4 years. Okay, so now these are again important questions. These are something some different questions जहाँ मुझे लगा कि ये पूछे जा सकते, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिस्ट बनाया. Ignore the numbers. 1 के बाद 14 आ रहा है. Ignore the numbers. Which loss can't be carry forward to the next subsequent year? मतलब इस साल लॉस हुआ, इस साल आप सेट ऑफ कर लो, अगर बचा तो नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा बेनिफिट. Loss of other source. Other source. B will be the answer. Other source. Next, loss from activity of owning and maintaining race horses can be carried forward how many years? 4 years. 4. क्या आंसर आएगा? 4 years. None अपन of the यहाँ पे है नहीं. above. None of the above. None of the above. None of Okay, because the correct answer is 4 years. 15th, from the under mentioned pens, which one is a valid pen? आपको चेक करके बताना है मुझे. बोलो. Option A. ऑप्शन A. Yes, sorry. देखो, फोर्थ और फिफ्थ कभी भी, फोर्थ और फिफ्थ कभी भी नंबर नहीं हो सकता. नॉट पॉसिबल. बराबर. तो यहाँ जो फोर्थ वाला है जो नंबर है ABC 1 2, ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया. बचा कौन सा? ये वाला. आया ना? फोर्थ और फिफ्थ कभी भी नंबर नहीं हो सकता, ये रूल है. और आप देखो सामने चौथा पांचवा नंबर आपको दिया है, फोर्थ नंबर दिया है, वो निकल गया. ऑप्शन बचा कौन सा? ए. चलो 16th, फॉर फाइलिंग ऑनलाइन रिटर्न पर्सन रिक्वायर्ड टू अपलोड XML फाइल द सेम कैन जनरेट बाय यूजिंग व्हिच यूटिलिटी? मतलब ITR भरने के लिए कौन सी यूटिलिटी चलती है? ANC.
Excel. इज इट जावा? Java and पीपीटी यूटिलिटी कभी होती नहीं है, ये तो बनाने के लिए ऑप्शन बना दिया है, ठीक है। जावा, एक्सेल, आंसर Excel. आएगा बोथ ए एंड सी। आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड सी, जावा एंड एक्सेल। आगे, लॉस फ्रॉम लॉटरी टिकट एंड क्रॉसवर्ड पजल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डैश। लॉटरी टिकट्स का तुम्हारा लॉस हुआ, किसके सामने वो सेट ऑफ हो सकता है? none of this. None of these. आंसर None विल of बी this. नन ऑफ दिस, क्योंकि उसके सामने आपका एक मिनट, क्या मैंने ये लिखवाया था बेटा आपको पहले हाँ सर। iOS के अंदर? वैसे तो मैंने लिखवाया होगा, जरा चेक करो तो, अगर नहीं लिखवाया तो वहां पे हाँ। आपको ये ऐड करना पड़ेगा। Can be वो speculative loss, specified business loss, वैसा सर? हाँ, तो मैंने ऐसा लिखवाया था ना कि ये जो स्पेक्यूलेटिव टाइप का हाँ, होता है step उसको 1 और उसके 2. सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर बचता है हाँ। तो नहीं कर सकते हैं, हाँ सर, है लिखवाया। ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ना ये जो टाइप का लॉस है वो स्पेक्यूलेटिव नेचर का है, और यहाँ आपको ना स्पेक्यूलेटिव कहीं नहीं दिख रहा है। देखो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सो नन ऑफ द Carry अबव विल forward बी द होगा। आंसर। नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस, छोटी सी एक दुकान है, उसका बिजनेस है, वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? 2, 3, 3A के 4? बेटा 3A तो है ही नहीं ना, नहीं। तो अब तो आप बता सकते हो यार, कम ऑन। Yeah, 3. Three. वैसे लॉजिकली देखने जाए तो ITR 3 और ITR 4 दोनों वो ऑप्शन है, दोनों. बट यहाँ प्रिजम्पटिव नहीं लिखा है। अगर प्रिजम्पटिव लिखा होता तो 4 आता, अगर नहीं लिखा है तो ITR 3 विल बी द आंसर। ITR 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, बस अभी थोड़ा ही है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है। इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, ओके, तो सैलरी है, चलो फाइन। वन हाउस प्रॉपर्टी, ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, having total income up to 50 lakhs is required to file which ITR? ITR 1 Yeah, lakh one. 1. ITR 1। और ये जो स्पेशल सेक्शंस है 139, 4A, 4B, 4D, ITR. ITR 7 आएगा, आएगा। इसमें ITR 7 आएगा। जहां जहां आप कोई भी सेक्शन देखते हो 139 वाला, आपको याद रखना है ITR 7 आएगा। न्यूज एजेंसी मैंने कल बताया था, मैंने साइंटिफिक रिसर्च बताया था, ठीक है, स्पेशल बिजनेस बताया था, वो सब ITR 7 भरेंगे, एंड दैट्स इट। अभी कल मैंने जो लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने एक स्क्रीन शेयर किया था एक्सेल, उसमें ITR 1 के सामने लिखा था बेटा इंडिविजुअल एंड HUF, वहां HUF नहीं आएगा, वो आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट करेक्शन, राइट डाउन इन योर बुक, राइट डाउन इन योर बुक। वो एक्सेल फाइल जो है ना, उसका रेफरेंस दे दो, रेफरेंस एक्सेल फाइल, स्क्रीनशॉट। और वहां पे लिखो कैंसल HUF कैंसल कर देना है ITR 1 में, ओके। और दूसरा एक करेक्शन, आपको वहां पर लिखना है सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, रेसिडेंट इंडिविजुअल। ITR 1 में लिखना है रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, और वहां पे लिखना है अदर देन आर बट NOR। कल दीप ने डाउट पूछा था क्लास के अंदर के सर आर बट NOR अगर है तो कौन सा रिटर्न भरेगा, तो आर बट NOR में बोला है कि ITR 2 भरना पड़ेगा बेटा, ITR 1 नहीं चलेगा। ITR 1 कौन भर सकता है? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, R&OR वाला, फाइन। और HUF कैंसिल कर देना है। यही एक चेंज जो मैंने कल आपको शेयर किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, हो सकता है वो मैंने जहां से उठाया था वहां अमेंडमेंट नहीं इंक्लूड किया होगा, इसलिए पुराना डेटा था, तो उसको आप चेंज कर ले। नाउ गाइस, दोज ऑब्वियसली GST सबका ही होगा, GST यहाँ पे जितने भी है सब GST का पेपर कंपलसरी देने ही वाले। सो आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेक अ लिस्ट, आपको क्या पढ़ के जाना है जल्दी से लिखो, आपको इतना करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन यू हैव। GST इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
यूनिट नंबर वन आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मिलेगी बेटा, जो मैंने बहुत ही अच्छे से यूनिट नंबर 2 में करवा दी है। आरसीएम वाला नहीं लेना है, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लेना है, याद है ना? लेक्चर भी रखे हुए हैं यू विल लर्न ऐप पे, जो हमने जूम पे डिस्कस किया, एक बार देख लेना। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, फिर एग्जाम सप्लाईज, ये सब डेफिनेशन आपको मिलेगी। एग्जाम सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, सप्लाई की डेफिनेशन, उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री, जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में बराबर कहां पर मेंशन किया गया है कि टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा। उसके बाद आईटीसी रूल, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने बताया था पहले आईजीएसटी पूरा यूज करो, उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फाइन, याद होना चाहिए बेटा। वो सारे जूम सेशंस वापस से एक बार देखना चालू कर दो, ये भूल गए होंगे आप। मैं इस लेवल पे बोल सकता हूँ कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट स्टिल अगर मैं 3-4 महीना काम नहीं करता हूँ तो उसके बाद कुछ ऐसा चेंज आ जाता है, मुझे देखना पड़ता है। तो आप तो स्टूडेंट हो, आप तो प्रैक्टिकली करते भी नहीं हो, आपको करना ही पड़ेगा, दूसरी बार वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। फाइन, चलो उसके बाद आपको यहाँ पे कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़े हैं बहुत अच्छे से मालूम होगा कॉम्पोजिट एंड मिक्स, बराबर ना? एसी वाला एग्जांपल मैंने लिया था, याद है? मैंने लेट्स से सैमसंग का एसी लिया, तो मैंने एसी भी लिया, फिर उसके बाद मैंने इंस्टॉलेशन की सर्विस भी ली, उसके बाद मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया, मैंने वारंटी का सर्विस लिया, मैंने इंश्योरेंस लिया। तो मैं यहाँ पे गुड्स भी ले रहा हूँ और सर्विसेज भी ले रहा हूँ, लेकिन इसका मेन कंपोनेंट कौन सा है? मेन कंपोनेंट है एसी, तो एसी का जो रेट होगा वही जीएसटी रेट लगेगा। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। मैंने मिक्स सप्लाई में एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक गिफ्ट है जिसके अंदर मैं जूस रख रहा हूँ, चॉकलेट्स रख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं कुछ लेट्स से वॉच रख रहा हूँ वहां पे, और उसके बाद लेट्स से मैं आइसक्रीम रख रहा हूँ। अब सबके रेट अलग है, हो सकता है जूस 18% पे जाए, चॉकलेट 28% पे जाए, वॉच 12% पे जाए और आइसक्रीम 5% पे जाए। लेकिन ये जो मैं सेल करूंगा पूरा पैकेट जिसका भाव है 2000 रुपीज, तो 2000 पे कौन सा जीएसटी लगाऊं? तो मैंने बताया था मिक्स सप्लाई पे बेटा हाईएस्ट रेट लगता है, 28 लेना पड़ेगा। सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ये हो चुका है क्लास में, जाग जाओ, हाँ पढ़ना चालू करो। यस, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इन जीएसटी इज यू हैव टू लर्न द schedule numbers। हर एक स्केड्यूल के नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2, टाइम ऑफ सप्लाई, और उसमें भी आरसीएम के रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो एग्जाम में आएगा ही एक क्वेश्चन आरसीएम। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि सर हमने वीडियो लेक्चर देखा तो वहां पर सर आरसीएम के अंदर 30 डेज लिखा है पैम्पलेट के अंदर और 60 डेज लिखा है, तो हम क्या करें? तो बेटा वो जो लिखा है उसका आप पूरा मीनिंग समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो 31st डेट की ही बात कर रहा है और 61st डे की ही बात कर रहा है। तो मैंने जो बताया है वही फाइनल है, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स, बराबर? मैंने जो भी करवाया है यूनिट 2 में, मेरे जूम सेशन एक बार देख के जाओ, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए अपने को कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत अच्छे से लर्न करना है। कॉम्पोजिशन स्कीम, उसकी लिमिट्स, मैंने जो करवाया सब कुछ लेटेस्ट है, लेटेस्ट अपडेट, तो वही फाइनल है, पुराने लिमिट्स को इग्नोर। कॉम्पोजिशन स्कीम, फिर रजिस्ट्रेशन,
याद है 2 10 2 1 ये स्टेट कोड, और एग्जाम में आएगा गुजरात का कौन सा है 24, 4 ये 10 है पेन, ये एंटिटी कोड है ना, हाँ कंट्री और ये कोड चेक और डिजिट, एंटी याद रखना एग्जाम में आएगा। उसके बाद बेटा आपको वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा इनवॉइस टाइम लिमिट याद रखना है, इनवॉइस टाइम लिमिट गुड्स का और सर्विसेज का मालूम है, सर्विसेज के अंदर नॉर्मल के अंदर 30 डेज विद इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले में 45 डेज, 45 days 100% एग्जाम क्वेश्चन। अगर गुड्स रिमूव हुए हैं तो रिमूवल, अगर इंस्टॉल हुए हैं सो कंप्लीशन, completion और अगर मेड अवेलेबल हुए हैं तो काउंटर। और याद है, हाँ सर सब पढ़ा है हमने बेटा, सब कुछ हमने यहाँ पे ही किया है, थोड़े थोड़े उसका थोड़ा 15-20 दिन हुआ है, आप भूल गए होंगे, याद कर लो वापस देख के, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास दूसरा, ठीक है, सेकेंड टाइम हम नहीं पढ़ सकते, उसको रिवाइज करो। फिर इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा मिलेगा यूनिट नंबर 2 से, यस जीएसटीआर रिटर्न्स, जीएसटीआर रिटर्न्स, उसकी टाइम लिमिट, फिर पेमेंट की टाइम लिमिट मालूम है ना, हेलो, हाँ सर पेमेंट की टाइम लिमिट मालूम है ना, Yes, sir. कॉम्पोजिशन हाँ, स्कीम सर। में बताओ चलो, और नॉर्मल स्कीम में बताओ। सर ये क्या है सर, नॉर्मल और कॉम्पोजिशन, बहुत मारूंगा अगर ऐसा बोला तो। हाँ, कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन में क्वार्टरली भरना होता है, अप्रैल मई जून का जून, पेमेंट अपने को जुलाई, 18th ऑफ जुलाई तक कर देना है, और 18th, 20th और नॉर्मल के अंदर 20th ऑफ द नेक्स्ट of मंथ। this month चलो बताओ कॉम्पोजिशन स्कीम का कौन सा अपने को रिटर्न भरना रहता है बेटा, क्वार्टरली CMP 08 और एनुअली GSTR 4। 4. सब याद करना पड़ेगा, बराबर है। चलो बस इतना आप पढ़ के जाओ, दैट इज इनफ। एंड यूनिट नंबर 1 में बेटा स्कोप ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई ऐड कर दो जरा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, नोट्स भी बनाई है, और 12-13 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं हमने जो पैम्पलेट में दिए कि सप्लाई है कि नहीं। बस इतना करके जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 15 MCQ है, शांति से सॉल्व करना, गूगल सर्च मत करना मेहरबानी करके, और गूगल सर्च अगर करना भी पड़े तो पहले वो ब्लॉग देखना कि कब वो फाइल कब अपलोड हुई है, और मैं आपको कुछ 1-2 वेबसाइट के नाम बता दूं, वहां पे जाके ढूंढना। भाई ये कट कर देना भाई यूट्यूब से। एक है क्लियर टेक्स्ट अपडेटेड, इसका आप रेफरेंस ले सकते हो व्हेनेवर यू आर नॉट फाइंडिंग एनी आंसर, ठीक है। ये मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूँ, बट फिर भी आप लोगों के लिए मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग करोगे अगर मैं बोलूं कि ना बोलूं, गूगल सर्च तो करने ही वाले हो, तो फैक्ट एक्सेप्ट करके ही चलता हूं मैं। क्लियर टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट गुरु, और कोरा पे तो बिल्कुल मत जाना, कोरा पे तो सब अलग ही सब कमेंट करते हैं उधर, 10 साल पूरा ना होगा। Do not use Quora, okay? You have to use clear text, text guru। बस ये 2 वेबसाइट है जो मेन है, इस पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और यू कैन ऑल्सो यूज इनकम टैक्स ई फाइलिंग, थोड़ा हाई फाई वेबसाइट है, उसकी लैंग्वेज देख के आप बंद कर दोगे, बट कोशिश कर सकते हो आप। यू हैव टू सी द ब्लॉग बेटा, उसका अपडेट दिया होगा,
ऐसे लिखा होगा अपडेटेड ऑन डैश, अगर ये 2015 2016 है ना तो उसको ऐसा बिल्कुल भी सीधा आंसर टिक मत करना, लेटेस्ट लिखना, गूगल पे ऐसा लेटेस्ट अपडेट, अगर पुराना हो तो लेटेस्ट अपडेट ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके ऐसा आंसर आपको मिलेगा, अदरवाइज यू विल टिक द रॉन्ग आंसर। तो करे सेशन एंड, बराबर? ऐसा लग रहा है पूरा अपने ये साल अभी ऑनलाइन ही निकालना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो जैसे ही एग्जाम आपकी खत्म होगी हम तुरंत वापस से स्टार्ट कर लेंगे ITR एंड GST। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछो। यस दीपक, डू यू हैव एनी डाउट? जानवी फ्रॉम प्रताप नगर, नो डाउट? नो सर। बस तो चलो पढ़ो, जाओ, बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है ना आपका एग्जाम 11 से, कौन सा डे आ रहा है 11 को? ट्यूसडे आ रहा है, सो नो सेशंस विल बी देयर नाउ, दिस इज द लास्ट सेशन। जो भी मुझे डाउट है मैसेज कर दो पर्सनल में, चलेगा, पूछ लेना, बराबर? चलो आई एम एंडिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, Bye, थैंक यू sir. सर। बाय बाय।